तो जेनजी वोटर्स के हाथ में 2029 में सत्ता की चाबी आने वाली है। ऐसे में जेनजी आंदोलन के पोस्टर बॉय अभिजीत दीपके पर भी राजनीतिक दल डोरे डालने लगे हैं। आखिर पर्दे के पीछे कैसे खेल चल रहा है और राजनीतिक दलों का ऑपरेशन दीपके क्या होने वाला है इसमें, और देश में हर बड़ा आंदोलन राजनीति की प्रयोगशाला कैसे बना, कचहरी में अब इसकी फाइल खोलते हैं। देश की राजनीति में एक खास तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है। कोई आंदोलन जितना बड़ा होता है उसके चेहरे की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। आंदोलन खत्म होने से पहले सरकार उसे रोकने की कोशिश करती है और आंदोलन खत्म होने के बाद राजनीति उस पर डोरे डालने लगती है। तो क्या आज सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ भी यही हो रहा है? जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन अभिजीत दीपके इन दिनों एक नई राजनीतिक अनुभव से गुजर रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें देखिए। आंदोलन खत्म होने के अगले दिन 26 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके से मिलने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में उनके घर पहुंच गए। फिर 4 दिन बाद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नेता बच्चू कडू उनके घर पहुंच गए और इसी बीच खुद अभिजीत दीपके का दावा है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। यानी जिस चेहरे ने कुछ दिन पहले सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, आज उसी चेहरे के दरवाजे पर नेताओं की दस्तक है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या अभिजीत दीपके सिर्फ एक छात्र आंदोलन के नेता हैं या राजनीतिक लोग उन्हें 2029 के लिए नया इन्वेस्टमेंट मानकर चल रहे हैं? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि वो चेहरे भी तलाशती है। ऐसे चेहरे जिन पर जनता भरोसा करती हो, जो भीड़ जुटा सके, जो युवाओं से संवाद कर सके और जिनके पास नैतिक पूंजी हो जिसे राजनीति चुनावी पूंजी में बदल सके। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। याद करिए साल 2011 का अन्ना हजारे का आंदोलन। उस आंदोलन से एक चेहरा निकला, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई और अगले साल हुए चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2015 का गुजरात का पाटीदार आंदोलन याद करिए। उस समय 22 साल के युवा हार्दिक पटेल उसे लीड कर रहे थे। तब उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा होने लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2019 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। आज गुजरात में बीजेपी के सिर्फ एक विधायक भरे। ऊना आंदोलन से जिग्नेश मेवाणी उभरे। आज वो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वडगाम से कांग्रेस विधायक हैं। गुजरात में ही ओबीसी आंदोलन से उभरे अल्पेश ठाकुर चर्चा में आए। वो भी पहले कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। जब भी भारत में बड़े जन आंदोलनों की बात होती है तो 70 के दशक के जेपी आंदोलन का जिक्र जरूर होता है। उस आंदोलन से कौन कौन से छात्र नेता बाद में राजनीति में चमके थे? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव। इन सभी चेहरों की भारतीय राजनीति में किस तरह की भूमिका रही है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन 1979 से लेकर 1985 तक असम में जो छात्र आंदोलन हुआ था उससे एक नेता निकले थे। नाम है प्रफुल्ल कुमार महंत। उस आंदोलन के बाद हुए चुनाव में प्रफुल्ल कुमार महंत सिर्फ 33 साल की उम्र में देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए थे। महंत 2 बार असम के सीएम रहे। एक और नाम याद करिए, इरोम शर्मिला, जिन्हें मणिपुर की आयरन लेडी कहा गया। इरोम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ लंबी भूख हड़ताल करके सुर्खियों में आई थी। 2016 में उन्होंने पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस या शॉर्ट में कहें तो PRJA नाम से पार्टी बनाई थी। 2017 के मणिपुर चुनाव में वो सीधे मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी और हार गई। यानी भारत में आंदोलनों से सिर्फ नारे नहीं निकलते, नेता भी निकलते हैं। हर बड़ा जन आंदोलन आखिरकार राजनीति की प्रयोगशाला बन ही जाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सच भी है, हर आंदोलन का चेहरा राजनीति में सफल नहीं होता। कुछ लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं, कुछ लोग दल बदल लेते हैं, कुछ चुनाव हार जाते हैं और कुछ धीरे धीरे
जनता की यादों से गायब हो जाते हैं। यानी आंदोलन आपको पहचान तो दे सकता है, लेकिन राजनीति में टिके रहने की गारंटी नहीं। और यहीं से अभिजीत दिपके की भी असली परीक्षा शुरू होती है। तो क्या अभिजीत दिपके आंदोलन की नैतिक ताकत को बनाए रखेंगे या फिर किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाएंगे? अगर बनते हैं तो क्या समर्थक इसे आंदोलन की जीत मानेंगे या फिर आंदोलन का अंत मानेंगे? और अगर नहीं बनते तो क्या राजनीति उन्हें यूं ही छोड़ देगी? क्योंकि आज सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ अभिजीत दिपके को लेकर नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई है जेन-ज़ी का भरोसा जीतने की। इसीलिए जिस युवा आंदोलन ने देश की राजनीति को झकझोर दिया, उसी आंदोलन का चेहरा अब हर राजनीतिक दल के लिए एक संभावना बन चुका है। इसीलिए दिपके के घर पर इन दिनों नेताओं का आना जाना बढ़ गया है, तो वो यूं ही नहीं। अब देखना यह है कि क्या अभिजीत दिपके एक और हार्दिक पटेल बनेंगे, एक और केजरीवाल बनेंगे, या फिर वो आंदोलन की पहचान को राजनीति से अलग रखकर एक नया रास्ता चुनेंगे।